So hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys doing well. So before introducing myself, I am highly grateful for TDV channel for giving me a positive opportunity to explore my idea and preparation about AKU exam test. So guys, my name is Danish Ali. I am from district Badin Sindh province and I have done my FAs from Brahim College and I have 185 marks out of 200 in National MDK 2023. So guys, in this video we will discuss about our preparation of Khan entrance test and which kind of resource is most important for AKU and what should we do for AKU exam. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड KPK सिंध बलूचिस्तान ETC फॉर द AKU टेस्ट बोर्ड आपके लिए कोई भी मैटर नहीं रखता. मैटर ओनली वन थिंग दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट. आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितने पैशनेट हैं और आप उसको आपको अपने कॉन्सेप्ट कितने ग्रिप पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी एप्लीकेशन लेवल क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है. पर यस हाँ, पर somehow boards is very important for AKU exam. Inshallah in this video we will discuss step by step. But one thing I wanna say कि if you are doing preparation for AKU then you should must make yourself so optimistic and realistic. बिकॉज आपको ख़ुद को हार्ड वर्कर बनाना होगा, आपको ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाना होगा, डेडिकेशन करनी होगी. क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते आप एक दिन अच्छे से पढ़ा 2 दिन आपने गैप कर दिया, अब आप में चाह रहे हो कि एग्ज़ाम क्लिक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. क्योंकि एक ही एग्ज़ाम एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से बिल्कुल है. क्योंकि जहाँ से आपको डिफरेंट कंट्री से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और बहुत ही टफेस्ट कॉम्पिटिशन होता है. क्योंकि हर साल 7,000 के आस पास लोग तो अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट अप्लाई करते हैं. उसमें से 300 सेलेक्ट होते हैं फॉर द इंटरव्यू. आफ्टर द इंटरव्यू प्रोसेस ओनली 100 टॉप 100 गेट इनटू AKU. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल कितना हाईएस्ट है. समझो कि हाँ 7 या 8,000 से भी 100 बजे जा रहे हैं तो उसमें कितना कंपटीशन होता है. तो हमको उस हिसाब से मेहनत करनी है. ऐसा नहीं है कि हम जब मैंने AKU के टेस्ट की प्रिपरेशन की थी कि मैंने उसको इजी दिया था. भाई मैंने भी उस तरह से बहुत मेहनत की थी. बगैर मेहनत के आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी. मतलब कि मैं तो बेसिकली सिंध बोर्ड से हूँ क्योंकि मुझे तो फिर पंजाब पढ़ना पड़ा था, फेडरल पढ़ना पड़ा था. क्योंकि जब मेरा प्रिपरेशन था तो मैंने भी ये आपकी से काम किया था. जो मेरे सीनियर्स थे बहुत से जैसे मैंने गाइडेंस दी थी क्या क्या पढ़ूँ क्या क्या नहीं पढ़ूँ. और मैं उसके बाद मैंने जाकर अपने तो मैंने भी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी खुद भी इन अपने सीनियर से गाइडेंस ली हुई थी कि हाउ टू पास AKU एग्ज़ाम, व्हाट शुड आई डू, ETC बुक्स वगैरह वगैरह. इंशाल्लाह मैं आपको सब बता दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा AKU का एग्ज़ाम है तो उसका जो टेस्ट पैटर्न है वो आपको पता होगा. अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ. उसका पैटर्न इस तरह से होता है कि बेसिकली टेस्ट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, general science and general reasoning. General science include biology, chemistry and physics, and general reasoning include mathematical reasoning and scientific reasoning. Each question consists of only 20 questions. So overall it will be 100 questions. तो 20 क्वेश्चन बायो के थे, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी, मैथमेटिक्स साइंस रीजनिंग के होते हैं इस चीज़ से. ठीक है ना, ये उसका बेसिक बेटर होता है. पर कभी कभी मे भी चेंज भी हो, कुछ भी हो. पर फॉर द फर्दर प्रोसेस फॉर फर्दर वेरिफिकेशन आपको अगर कन्फर्म करना हो देन यू शुड गो फॉर AKU.edu. इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जा सकते हैं. वो आपको टेस्ट सिलेबस पैटर्न चीज़ का मिलेगा. ओके, so for the syllabus of the AKU you will find it from the its website www.ak.edu. वहाँ पर आपको उसका सारा सिलेबस मिल जाएगा, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का. एग्जाम्स आप फाइंड कर सकते हैं डेफिनेटली, नो डाउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पोर्शन दैट इज द जनरल साइंसेस which include biology, chemistry and physics. So let's discuss about first of all biology. हम तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे ही हलवा लगता है. क्योंकि सिंपल्स होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं उसमें. ऑलमोस्ट बच्चे उस पर ना बहुत इसको इजी ले लेते हैं. बिल्कुल सही है, पर हार्ड है कि आपके लिए कुछ भी हो सकता है. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर फ्रॉम सिंध बोर्ड, पंजाब और डिफरेंट बोर्ड, जो जिस बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं जो बुक सजेस्ट करूँगा वो ये है कि पंजाब बोर्ड की जो बुक है इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ की प्रिपरेशन. पंजाब की बहुत ही मस्त बुक होती है. उसके बाद मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है फेडरल की बुक. क्योंकि जो फेडरल का बुक और पंजाब का बुक अगर आपकी दोनों में ग्रिप अच्छे तो कंग्रेचुलेशन, आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगी. पर फिर भी आपको आसान नहीं होना क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस तरह से बायोलॉजी में आ जाते हैं कि वो ना तो आपको FSC में मिलते हैं, ना तो आपको मतलब कि वो आपको A लेवल्स के मिलते हैं. अब जो बच्चे FSC हैं फिर वो क्या करेंगे, अच्छा A लेवल से बुक्स हैं वो क्या A लेवल पढ़ना शुरू करते हैं. भाई अगर आपके FSC कारण से बच्चे हैं ना तो आप घबराएं मत. नहीं, ये आपका जो A लेवल के जो बुक्स होते हैं ना एवरेज के, वो एक ऑप्शनल है. अगर आप वो नहीं पढ़ते तो फ्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका FSC अच्छा पढ़ा हुआ है तो. क्योंकि बस गाइस ये बुक कंपलसरी है. एक तो पंजाब की बुक, उसके बाद फेडरल की बुक
और उसके बाद आपके ए लेवल के बुक्स। अगर आप ए लेवल के बुक्स नहीं करते, आप अगर रेड स्पॉट यूज़ करते हो जो उसकी ए लेवल की एमसीक्यू सीरीज बुक होती है, अगर वो आप कर लेते हो आपको उसमें से वैसे ही काम बन जाता है। बस ये 3 चीज़ें अच्छी तरह से कवर करना फॉर द बायोलॉजी पोर्शन। और कभी कभी आप सेट 2 का भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका 1 साल टाइम पड़ा हो, बहुत टाइम है, तो है ना, यू शुड गो फॉर सेट 2 की बुक। सेट 2 का जो बुक जो बायोलॉजी पोर्शन है वो बहुत ही मस्त है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्ड से बने हुए होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट रियल पेपर से कोइंसाइड करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो करें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री पोर्शन। जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, ऑलमोस्ट तो कुछ स्टूडेंट को हलवा लगता है, तो कुछ इसको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री की एक चीज़ है कि बंदे को इंटरेस्ट भी लगती है, तो कभी कभी बंदे को उस पर गुस्सा भी आता है। पर इंशाल्लाह अगर आपको प्रिपरेशन है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो फॉर द केमिस्ट्री पोर्शन आई रिकमेंड यू के पंजाब की बुक। यार पंजाब तो आपको वैसे ही आना ही चाहिए, क्योंकि यार पंजाब का जो ग्रिप लेवल है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो उसकी जो बुक्स है, उसके जो रियल कॉन्सेप्ट ने, जो लाइन्स हैं, जो कॉन्सेप्ट ने, अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद आप फेडरल पे जाएँ। आपके मैं फिर से कह रहा हूँ, पंजाब और फेडरल पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसी बुक्स हैं जिससे हर साल मोर होते 80-90% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। वो तो ए लेवल के या रेड स्कोर के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑप्शन होते हैं, या 1 या 2 आ गए, अगर अब आप गलत भी कर लेते हैं फिर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके 20 क्वेश्चन आप में आप 17 अच्छे से ही कर लेते हो और 3 आप छोड़ देते हो, तो आपका तो वैसे भी पास हो जाना है इसके लिए। और जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन में, तो आपको मैं कहूँगा कि पंजाब फेडरल के बाद आप चाहें सेट 1 की, सेट 2 की है बुक केमिस्ट्री की, आप उसको करें, उसके प्रैक्टिस करें। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितना अच्छे से तैयार कर सकते करें, क्योंकि एग्जाम में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा आते हैं। तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से तैयार करनी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या तो बिना तो पेपर नहीं बनता। क्योंकि इस बार के हमारे इस एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सवाल आए हुए थे, स्पेशली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड्स के बने आए हुए थे। उसके बाद समहाउ आपका नोमेनक्लेचर आ जाता है, उसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसके साथ साथ और भी आते हैं, स्पेशली अल्डिहाइड कीटोन्स। यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आप कवर करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़े। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल एनालिटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स सॉरी, और उसके बाद आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से सवाल बनते ही बनते समहाउ गैस से भी आ जाते हैं, कभी कभी आपके लिक्विड से भी आ जाते हैं, मतलब ये सवाल आपके आ जाते हैं। और उसके साथ एसएमपी ब्लॉक में ऑलमोस्ट 1 या 2 सवाल सर आते जाता है। और उसके साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑप्शनल कभी आ गए, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से कह रहा हूँ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे चैप्टर नहीं करेंगे, तो आप सारा सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन वो कितना हाई जल तो चैप्टर में ये जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर आने के चांस बिल्कुल बहुत हाईएस्ट होते हैं, पर इन दैट के आपको फिर भी सारा पढ़ना होगा। ये चीज़ आपको मद्देनजर रखना लाजमी होगा, ठीक है ना। और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एमसीक्यू के लिए आप किप्स की बुक यूज़ करें, स्टार्ट पीजीसी की बुक यूज़ करें। उसके बाद डिफरेंट अकेडमी है, स्किन अकेडमी के यूज़ करें, और उसका आप रेड स्पॉट के यूज़ करें। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जिससे आपके एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका एक लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा, और आपसे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जब आप किसी भी डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन सोल्व कर देते हो, तो आपको ऐसा लगता है यार नेक्स्ट आई कैन क्रैक टेस्ट, आई विल बी ऑन टॉप। सो जो भी आप कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो मेन थे आप एक कॉन्सेंट्रेट रखते हैं उसमें। तो इस तरह से ये हमको केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करना होगा। जैसे हम लास्ट में बायो की बात की थी, पर बायो में आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दूँ कि जो हाई ये चैप्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं जेनेटिक्स से आपके पास सवाल आता जाता है, आप कुछ भी कर लो जेनेटिक्स से आप जाने छोड़ सकते हो। उसके बाद जेनेटिक्स से बाद जो आपका सेल का पोर्शन है वहाँ से सवाल एक तो आता है, बिल्कुल आता है, आते ही आते हैं। बायो मालिक्यूल से आता है, कभी कभी नहीं, पर ऑप्शनल है, वहाँ पर आते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट, ये तो वो चैप्टर जहाँ सवाल बनते ही बनते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, एवोल्यूशंस हो गया, उसके बाद आपके क्रोमोसोम डीएनए हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं हाई जिसमें सवाल आते हैं, स्पेशली आपकी जो एनिमल्स किंगडम, ये भी अच्छा है। एंड वन इम्पोर्टेंट बायो एनर्जेटिक्स आप करें, वो भी अच्छा है। न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज, ये ऐसे चैप्टर्स हैं वहाँ पे सवाल बनते आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये ऐसे को चैप्टर जहाँ सवाल आती हैं, तो आप इसको कभी भी जान नहीं छोड़ सकते। पर कभी कभी क्या होती है कि आपको बांटने के जो जो मोस्ट ऑफ बच्चे कोशिश करते हैं कि वो जो इस जो रटे वक्त में समझो कि फंस जाते हैं। मतलब कि एनिमलिया हो गया है, सम ऑफ बच्चों को बोरिंग लगता है, मुझे भी लगा था, मुझे तो बहुत लगता था। उसके बाद प्लांट पोर्शन, बाटरी पोर्शन, मुझे वो 1 नंबर का बहुत ही मुझे मज़ा नहीं था। मैं कोशिश करता यार बस ये अच्छे से निकल जाए, मेरा काम बन जाए, क्योंकि मेरा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था इतना। पर फिर भी आपको करना होगा, पढ़ना है तो फिर करना ही होगा आपको, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। और गाइस, सो नाउ
लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिक्स का पोर्शन, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है तो मोस्ट ऑफ सारे बच्चों को बहुत ही खतरनाक लगता है और डिफिकल्ट लगता है, और वो इसके बाद समझ नहीं पता यार क्या करे, किस तरह से करे। मैं कहना चाहता हूँ कि भाईजान, सिस्टर्स, ब्रदर जो भी हैं आप, फिजिक्स इज़ द ओनली नेम। बस कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, जो आप इस चीज़ को समझे घोट के पी जाओ आप, क्योंकि फिजिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉन्सेप्ट मैटर रखते हैं। पर हाँ, मैं जो बुक्स रिकमेंड करूँगा वो ये कि आप पंजाब को अच्छे से पढ़ो। फेडरल का जो कैपी है बुक है फिजिक्स का, उसको ना घोट के पीछे हर एक चीज़ को आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ, समझ रहे हो। उसके बाद आपको रटा नहीं लगाना, क्योंकि फिजिक्स में रटने की बात ही नहीं है यार, वहाँ तो सिर्फ कॉन्सेप्ट में मैटर रखते हैं। पर आप क्वेश्चन के लिए आपको कहूँगा आप रेड स्पोर्ट के यूज़ करें। वहाँ के यार जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं, वो आपको मतलब कि आपका एक लेवल बूस्टअप करते हैं फॉर द एग्जाम। अगर आपको रेड स्पोर्ट के बुक पे अच्छी ग्रिप है, अगर आपने सेट 1 अच्छा किया हुआ, आपने सेट 2 अच्छा किया हुआ है, देन आई डोंट थिंक आपको डिफिकल्ट लगेगा। बस आपको दिमाग से एक जड़ निकालना है कि टफ होता है, टफ नहीं होता यार, इजी होता है। पर इतना मतलब कि वो एक सम हाउ चेंजिंग इस तरह से होता है, वो आपके ब्रेन के एनालिटिक्स चेक करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, आपने उसकी एप्लीकेशन बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ए टू से आपको कवर करते हैं। बाकी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्सेप्ट चेक करे होते हैं। जैसे आपको ये होता है, आपको खुद को मेंटेन करना होता है, और ऐसे समझो कि खुद को रियलिस्टिक बनाना पड़ता है। यार मैं कर लूँगा, घबराने कोई बात नहीं, आप घबराएंगे तो वैसे भी आपको जो कॉन्सेप्ट आता होगा वो भी आप भूल जाएंगे। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे ट्रस्ट करें और करके दिखाएं। सो आपको यार ये हो जाएगा आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सो मैं करके दिखाऊंगा। So guys, now let's talk about the one and most unique portion. This is the general reasoning, which include mathematical reasoning and scientific reasoning. ओके, जो कि जो मैथमेटिक रीजनिंग है, सबसे हम पहले हम इस पर बात करते हैं। यार ये तो एक ऐसा पोर्शन था जब प्री मेडिकल के स्टूडेंट ऑलमोस्ट बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं यार हमने तो मैथमेटिक्स पढ़ते हुए टाइम लगा दिया, हमने 9th में पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा था, उसके बाद हमारा 2 साल का गैप आ चुका है, हमें तो मैथ क्या करें, किस तरह से करें, क्या करें। मैंने वो ऑलमोस्ट घबरा जाते हैं। मैं कहूँगा यार बिल्कुल भी घबराने आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो मैथमेटिक्स आती है ना, वो इतने हाई क्लास की टफेस्ट नहीं आती, वो बस आपके सिंपल्स में कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। जैसे अलजेब्रा हो गया, नंबर्स के हो गए, उसके बाद पर्सनल्स के हो गए, रेशियोस प्रॉब्लम हो गए, आपके वो सिंपल्स में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहते हैं, वो होते हैं। बाकी आपकी कोई एक्स्ट्रा हाई लेवल की जो नहीं आते, आप समझ रहे, एल्गोरिथम वोरिथम जो भी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है फर्स्ट स्टैंडर्ड के, वहाँ पर नहीं आते, बस सिंपल रहते हैं। मैं आपको सिंपल से करूँगा कि आप अपने क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक, चलो आप मैट्रिक तक नहीं करते, क्लास आप 9th तक जो मैथमेटिक्स का बुक है ना, आप इसको अच्छे से करें। हर रोज़ 1 या 2 चैप्टर ख़त्म करें, चैप्टर वाले नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करते रहें, उसको आपको वैसे हो जाएगा। अगर आपकी क्लास 6 क्लास 7 8 तक इवन आपने मैथ अच्छी पढ़ी हुई है, तो आपको इंशाल्लाह आपका तो मेन काम बन ही जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहाँ से आते हैं हमें। जैसे परसेंटेज हो गया, लॉगरिथम सम नाउ आता है, उसके बाद नंबर्स हो गए, एंड सम हाउ आपका एज प्रॉब्लम हो गया, वर्ड प्रॉब्लम जो स्टैटिक्स में आते थे, क्वांटिटी रीजनिंग आपको आ जाती है, बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, पीछे से पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि इस तरह से आते हैं। उसके बाद अगर आपने क्लास 6 से लेकर क्लास से 9th तक मैथ आप अच्छे से पढ़िए, देन आई रिकमेंड यू शुड जस्ट गो फॉर द सेट 1 की बुक। जो सेट 1 का जो बुक है ना मैथमेटिक्स, स्पेशली बेरोन का बुक, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, अगर आप स्टेप बाय सारा कवर करते हैं, देन नो डाउट ए के टेस्ट विल बी हलवा फारी, क्योंकि यार तो इतना टफेस्ट नहीं होता मैथ पोर्सन जो जितना लोग समझ। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, अगर आप इसको ग्रिप पे तो इस पर कोई शक नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। ओके, बस कुछ नहीं करना आपको, क्लास 6 से क्लास 8 तक, इवन 9th आप आपका मैथ को अच्छे से कवर कर लेते हैं। उसके बाद सेट 1 के बाद, जहाँ सेट 1 के बाद आप प्रैक्टिस करें, जनरल यूट्यूब से हो गए, मैंने पूरा यूट्यूब से पढ़ा हुआ था, तो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करें, वहाँ से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका काम वैसे भी बन जाता है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन एंड मोस्ट कॉन्सेप्ट बेस है, मोस्ट चैलेंजिंग जो पोर्शन है, दैट इज़ द साइंटिफिक रीजनिंग। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसका हमें किसी को भी नहीं पता होता कि इसमें क्या है, क्योंकि ये हर साल डिफ़िकल्ट आता है। मतलब क्या मतलब डिफ़िकल्ट, मतलब इस सेंस में कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है। क्योंकि ये तो कभी कभी क्या कहते हैं, कोई क्वान्टिटी रीजनिंग की क्वेश्चन उठा कर दे सकते हैं, कभी कभी आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की कॉन्सेप्ट उठा कर दे देते हैं। मतलब समाव ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, और आप इसको अगर इस पर आप फोकस करेंगे इंशाल्लाह आपका वैसे हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक रीजनिंग के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि जब कि आपका जो लेवल ऑफ परसेप्शन है, आईक्यू है, वो आपका स्ट्रॉन्ग रखना होगा। आपको कोशिश करें आप लॉजिकल रीजनिंग से लेकर
जो भी रीजनिंग के पोर्शंस आते हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप तो कोई भी कर सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग वीक है, आपकी परसेप्शन कम होगी तो शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग को फोकस करें, अच्छे से कवर करें उसको, उसके बाद ही आप इसको आगे की फील्ड्स में जाएँ। ओके, उसके बाद आप साइंटिफिक रीजनिंग में आपको आइडिया दे देता हूँ कि कभी कभी क्या करते हैं कि वाले साइंटिफिक रीजनिंग में कभी आपको बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग दे दिया, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन मिस कर दे दिए, वो बना देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कुछ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि सो डायग्राम बना कर देते हैं। बताओ कि समहाउ क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है एक, कहते हैं ना क्रॉस स्ट्रक्चर, इससे कोई दे देते हैं कोई सर्कल वाला, बताओ 360 डिग्री क्या हुआ, इसमें क्या होगा, मतलब ये एक आते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी पड़ी हुई है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना गाइस, तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, समझ गए ना, क्योंकि कभी कभी आपकी क्वांटिटी रीजनिंग में शामिल हो गया और आपके यस मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिकल रीजनिंग। कभी आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसको आपको मतलब एक बहुत ही लंबी स्टेटमेंट दी हुई थी, मतलब कि हाफ पेज पर लिखी हुई थी कि लिखा हुआ था इस, जस्ट एग्जाम्पल आपको दूं कि इस 2022 में एक सवाल आया था एक एंट्रेंस एग्जाम में, मुझे आज भी याद है। उसमें यह आया था कि देर आर 5 चिकन्स, A says to B, if you give me 3 eggs, you will have as many as D, and if I give you 3 eggs, you will have as many as E। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही लंबा आया हुआ था। तो वो एक आपका एनालिटिक रीजनिंग में आता है, मतलब कि आपको लंबी एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है ना, लंबी की स्टेटमेंट दे दी आपको, वो कहेंगे कि बताओ आप इसमें समझ के दिखाओ ये बंदा क्या कह रहा है, इसकी फाइनल डिसीजन क्या होगा, मतलब वो एक आते हैं। एक चैनल है यूट्यूब पर, वह है NTS टेस्ट मास्टर, उसने एक क्वेश्चन किया हुआ है, उसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग को अच्छे से कर देते हैं और आपका वैसे भी काम बन जाता है। उसके बाद एक वेबसाइट है एग्जाम वेदा, एग्जाम वेदा में एक क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, एक उसमें पढ़ा हुआ, आप उसको भी अच्छे से कवर करना, क्योंकि आप उसको कर लेते हैं डेफिनेटली यू विल गेट योर बेस्ट, क्योंकि आपका तो वैसे भी आराम से काम बन जाता है। उसके बाद आप कहूँगा आपके जनरल साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेस्ट में आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट मैच कर, 2023 में जो टेस्ट हुआ था यार, वो तो बिल्कुल फिजिक्स पर बेस्ड था। यहाँ पर फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स और बायो के कारण यूटिलाइज हुए थे। मैं आपको एक ऐसी ना क्वेश्चन बना के दिया जिसमें आपको फिजिक्स के बारे में पूछा होगा, पता हो इसका क्या होगा, समा बायोलॉजी की पूछ लेते। मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि आपके साइंस के सब्जेक्ट जितने अच्छे होने चाहिए उतना आपके लिए फ़ायदा है। उसके बाद रीजनिंग स्ट्रॉन्ग आपकी हो, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, आई थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक रीजनिंग। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं, समझते हैं, डेफिनेटली आपका तो वैसे भी काम बन जाता है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बस कवर करनी होती है। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इतना जो लोग डरा रहे होते हैं इतना होता है, ये होता, इससे कुछ भी नहीं होता। बस आप मेहनत करें और अपना अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम रखें, इंशाल्लाह आपका वैसे भी हो जाएगा। माँ बाप की दुआएं लें, मेहनत करें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें, बस अपने काम से बस ऑनेस्ट रहें। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरा मेरा 2022 में MD भी दिया था, पर मेरा MD नहीं हो पाया था, बस इस वजह से मेरे FAC के मार्क्स कम थे, तो मेरा CPN बिल्कुल कम अच्छा गया था, तो मैंने गैप ईयर लिया हुआ था। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं तो आप ना लें, क्योंकि उस वक्त आप कोई फील्ड एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी होती है। क्योंकि जब मैंने लिया था मुझे सब लोगों के ताने सुनने पड़े थे, मतलब बहुत चीज़ें सुननी पड़ी थी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप करना भी भले ले, मैं आपको मना नहीं करता, पर लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल से फेस किया हुआ है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी मर्ज़ी है, बट हम सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, बाकी लाइफ आपकी ये मेहनत खुद करेंगे, माँ बाप का ऑप्शन खुद करेंगे। सो अगर आपको और कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी आप जानना चाहते हैं, देन आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसका नेम इज़ DanishAli2K23, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें, मुझे आप SMS करें, आपके पास जो भी क्वेरी होगी, जो भी बात होगी, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।